हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ममता। आज हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्क वर्क होता क्या है? वर्क मीन्स कार्य, यानी कार्य है क्या। साइंस की लैंग्वेज में कार्य को डिफाइन किया गया है। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। यानी कि वर्क तब माना जाता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स अप्लाई होने के बाद अगर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है तो क्या होगा, वहाँ पे वर्क होगा। कोई एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। मान लीजिए एक वेट लिफ्टिंग मैन है, उसके हाथों में बहुत ज़्यादा वेट है लेकिन वो अपनी एक ही मेन पोजीशन पर खड़ा है। वो बेशक चाहे वो 2 घंटे के लिए क्यों ना खड़ा हो, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट अगर वहाँ पर 0 है तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन उसका 0 है। जाहिर सी बात है, अगर हम 0 की किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर 0 आता है। कहने का मतलब ये है, हम बेशक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ही फोर्स क्यों ना लगा ले, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है तो क्या होगा, वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं है। आप कितना ही एफर्ट लगा लीजिए, मान लीजिए इस दीवार को ऐसे धक्का लगा लीजिए, कितना ही धक्का लगा लीजिए, कितना एफर्ट लगा लीजिए, लेकिन ये दीवार है जो यहाँ से अपनी जगह से नहीं हिलेगी, कुछ भी डिस्प्लेस नहीं होगी, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई आप लोगों को? वर्क डन क्या होता है? यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होती है बट डायरेक्शन नहीं होती, यानी डायरेक्शन नॉन डिफाइन होती है। इनमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में ही पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ जी, और इसके बारे में देखिए, इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। क्या होगी, जूल। चलिए हम इसकी डायमेंशन और निकाल लेते हैं, क्योंकि +1 क्लास वाले बच्चों को तो इसकी डायमेंशन की जरूरत है, हालांकि हम 10 तक डायमेंशन में नहीं पढ़ते। चलिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, मास का जो हम डायमेंशन फॉर्मूले में लेते हैं, मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारी v इज इक्वल टू S/T। S क्या है, S एक तरह की लेंथ है, यानी L/T -1 डिवाइड बाई T इंटू जो डिस्टेंस है ये VL, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML की 2T -2। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया हो गया। इसको हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। क्यों, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी यूनिट होती है मीटर। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सीधी लैंग्वेज में, हिंदी में अगर हम बोले तो कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की भी यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और ये भी क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होती है। आगे हम मैकेनिकली तौर पे जो एनर्जी होती है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, यानी हिंदी में हम इसे बोलेंगे गतिज ऊर्जा। सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा।
काइनेटिक एनर्जी, जैसे इसके नाम से हमें पता लग रहा है भी, जो इसके मोशन की वजह से दैट्स मीन उसकी मोशन, जो ये ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, मोशन पे डिपेंड करती है, और ये किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो हम इसके कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या बोल सकते हैं हम, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी इसमें गति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, और जो स्थिति की वजह से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हम उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², और इसका फॉर्मूला होता है mgh, जहां पे m क्या होता है, मास होता है, v क्या है, वेलोसिटी है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट है। हम एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी बॉल को थ्रो किया है, ऐसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हमने किसी बॉल को यहाँ पे थ्रो किया है। जब हम यहाँ खड़े थे तो जो बॉल थी इसके पास टोटल क्या थी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक पोजीशन पर थी, अपनी एक स्थिति में थी, उसमें कोई भी मोशन नहीं था। जैसे उसको मूव करवाया ऊपर की तरफ, उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होने लगी, काइनेटिक एनर्जी में। कहाँ पे चेंज होने लगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि उसमें मोशन होता गया एट द एक्सट्रीम पोजीशन, यानी पूरी की पूरी जहां तक उसे पहुंचना था वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो वहां पर टोटल क्या हो जाएगी, दोबारा से इसमें काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, फिर से पोटेंशियल में। लेकिन जस्ट इस पॉइंट से जस्ट यहाँ पर भी इसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। उसके बाद जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो उससे क्या होगा, वापस ये नीचे आएगा। नीचे आते फिर वही पोजीशन, इसकी फिर से पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल और जो एक्सट्रीम इसका लास्ट पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, जब ये अर्थ पर आ जाएगा तो इस पर क्या होगा, एक पोजीशन मिल जाएगी, तो इस पे टोटल फिर से क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओवरऑल हमने इस एग्जांपल से क्या सीखा, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में ऐसे चेंज हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर इसके पास 10 जूल एनर्जी थी तो वो एंड तक भी 10 जूल ही एनर्जी है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है, इनका जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट ओवरऑल जो सम होता है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स मीन एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। समझ में आई आप लोगों को भी, एनर्जी को, ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, परंतु इसको हम ऐसे ना तो तोड़ सकते ना ही खत्म कर सकते हैं। यानी जितनी टोटल एनर्जी है वो हमारी कंजर्व रहेगी, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आज की क्लास हमें कैसी लगी। और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।